हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेटियां तो बोझ होती हैं। ट्रिंग ट्रिंग राजीव का फोन बजे जा रहा था। राजीव ने फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा, उसकी आवाज दूसरी तरफ से किए फोन को सुनकर भर आ गई। रोते आवाज में खुद को संभालते हुए कहा, भैया दिनेश आप बोलिए ना, कैसे याद किया? सब ठीक है ना? आप कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? अनगिनत सवालों की राजीव ने जैसे झंडी लगा दी। क्या वर्षों के सवाल आज ही फोन कर पूछ लेगा तू अपने भाई से? इतने सालों में याद ना आई अपने भाई की तुझे, जो एक बार मुड़कर भी नहीं देखा तूने? गांव के बबलू ने दिया तेरा नंबर, यही रहता है ना वो भी? ओह नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो हर पल हर घड़ी आपको याद किया। बस वो कहते हुए राजू चुप हो गया। बस वो क्या? अभी तक अपनी पूरी बात नहीं बोल पाता तू? अच्छा सुन, तो यहाँ नहीं आया बनारस मुझसे मिलने? मैं आया हूँ तेरी भाभी सीता को लेकर मुंबई। तुझसे मिलने का बहुत मन था हमारा, तो अगर तेरी इजाज़त हो तो हम तेरे घर आ सकते हैं, वरना हम लौट जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं भैया, अपने घर आने में कैसी इजाज़त? आप स्टेशन पे ही रहिएगा, मैं आता हूँ, कहकर राजीव ने फ़ोन रखा। तभी उनकी बेटी श्रद्धा का भी फ़ोन आया। हेलो, क्या पापा कहाँ बिजी थे? कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रही थी। तुझसे बाद में बात करता हूँ बेटा, मुझे अभी स्टेशन जाना होगा। लेकिन स्टेशन क्यों पापा, इतनी जल्दी में क्यों है? क्या बात है बताइए तो सही। बेटा बाद में बताऊँगा। अच्छा ठीक है, कहकर राजीव घर से बाहर निकले। चौराहे पर उनको श्रद्धा मिली, लेकिन आज राजीव के मन की गति इतनी तेज थी कि उनको गाड़ी की स्पीड भी कम लग रही थी। उनका बस चलता तो शायद उड़कर स्टेशन पहुंच जाते। श्रद्धा अपने पापा के चेहरे पर घबराहट वाली खुशी के भाव देख रही थी। स्टेशन पर पहुंचते राजीव की नज़र अपने भाई भाभी को ढूंढने लगी। राजीव अपने फ़ोन से फ़ोन किए जा रहे थे, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। चारों तरफ भागते दौड़ते राजीव को देख श्रद्धा परेशान हो रही थी। वो जैसे ही तेज से दौड़ी, पापा रुको, बताओ तो सही किससे मिलना है, कहते हुए रोकने के लिए। तभी वो एक आदमी से टकरा गई और उस आदमी का फ़ोन नीचे गिर गया। श्रद्धा फ़ोन के सभी पार्ट्स को उठाकर उनको पकड़ाते हुए बोली, अंकल जी माफ़ करना, मैं थोड़ा जल्दी में थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ फ़ोन बूथ ढूंढ रहा हूँ भाई को फ़ोन करने के लिए, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है और ये फ़ोन भी हैंग हो रहा है, तो फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। तभी पीछे से राजीव ने आवाज़ दी, भैया, और अपने भाई के चरण छूने गए तो दिनेश ने राजीव का हाथ पकड़कर कसकर अपने गले से लगा लिया। देखकर ऐसे लगा ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई गिला शिकवा भी था। श्रद्धा आप पलक देखती रह गई कि हो क्या रहा है। फिर राजीव ने दिनेश के पीछे खड़ी अपनी ममतामयी भाभी को देखा तो आंसुओं का जैसे सैलाब फूट पड़ा। राजीव ने जाकर उनके पैर छुए, क्योंकि माँ के जाने के बाद उन्होंने ही राजीव के जीवन में माँ की कमी पूरी की थी। राजीव ने श्रद्धा से सबका परिचय कराया। श्रद्धा ने आगे बढ़कर अपने ताऊ ताई जी के पैर छुए और कार चलाकर सबको घर ले आई। सब साथ घर आ गए। इधर श्रद्धा की माँ उमा परेशान होकर पूरे घर में घूम रही थी और अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन पर बता रही थी, आज आने दे तेरे पापा को। खैर नहीं, उनकी बिना बताए इतनी जल्दी में पता नहीं कहाँ गए। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। उमा ने फ़ोन रखकर दरवाज़ा खोला तो राजू को देखते बोली, ऐसे बिना बताए कौन जाता है? श्रद्धा, तू इनके साथ कैसे? ये कहाँ मिल गए तुझे? अपने पापा को समझा दे कि आगे से ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, समझी? कहते हुए वो जैसे ही उनकी निगाहें पीछे खड़े दिनेश और सीता जी पर गई, वो उनको आश्चर्यचकित हो देखती रह गई। जेठ जी जवानी में व्यवहारहीन थे, लेकिन जेठानी शुरू से उमा की जिंदगी में बड़ी बहन की तरह रही। आज भी दोनों देवरानी जेठानी वैसे ही मिली। सीता के पांव छूने को जैसे ही उमा ने हाथ बढ़ाए, सीता ने उसे गले से लगा लिया। लेकिन उमा अपने जेठ से नाराज तो थी, क्योंकि जिंदगी के कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। राजीव के दो बेटियां श्रद्धा और खुशी और दिनेश जी के सिर्फ दो बेटे ही थे। सब बातचीत कर रहे थे और इधर उमा के पुराने घाव जैसे हरे हो गए हो। वो चाह कर भी मुस्कुरा नहीं पा रही थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सबके मन में अपनी अपनी बातें थी जो बाहर आनी अभी बाकी थी।
श्रद्धा को देखकर दिनेश की नजरें पछतावे और आत्मग्लानि से भर जाती। एक दिन दिनेश ने दबी आवाज में पूछा, खुशी नहीं दिख रही। आज आएगी भाई साहब, शनिवार रविवार उसकी ऑफिस से छुट्टी होती है। शादी हो गई तो उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है। इसी शहर में है तो समय मिलते कभी भी आ जाती है। दोपहर में खुशी अपने सास ससुर पति और बेटे के साथ घर आई। सब मिलजुल कर हंसी खुशी बात कर वापस चले गए। लेकिन इस सब के बीच एक बात जो दिनेश देखते रह जाते कि राजीव की दोनों बेटियों में पूरा घर संभाल रखा था और साये की तरह राजीव के साथ लगी रहती। पूरे घर में प्यार खुशी और चहल पहल बनी रहती। 2 दिन बाद दिनेश ने कहा, अब मैं वापस जाऊंगा राजू। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आप आए हैं। कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे नहीं पगले, गलती तो मुझसे हुई थी बरसों पहले, जिसकी सजा मैं अब काट रहा हूँ। मैं तो तुझसे और उमा से अपने किए की माफ़ी मांगने आया था, ताकि मरने से पहले कुछ पाप कम हो जाए। जानता हूँ कि गलती माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो उमा तुम मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए खड़े होकर दिनेश ने अपना गमछा कंधे से उतार कर पास खड़ी उमा के पैरों में रख दिया। ये देख उमा कुछ बोली नहीं पा रही थी। वो आज फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपने पुराने सभी घाव याद आ गए कि कैसे उसको बात बात पे निर्वंशी कहा जाता। जेठ जी खाना भी नहीं खाने देते थे। वो तो सीता जैसी जेठानी थी जो चोरी चोरी सबको सब देती थी और करती भी क्या बेचारी, उनकी सुनते ही नहीं थे जेठ जी। तेज बारिश में दिनेश ने उमा और राजीव को दोनों बेटियों के साथ निर्वंशी का ताना देकर घर से निकाल दिया था। उस समय श्रद्धा को अस्पताल से आए सिर्फ 16 दिन ही हुए थे। ये जानते हुए भी कि बच्ची कमजोर है, थोड़ी भी तरस नहीं आया दिनेश को। इससे पहले कि राजू और उमा कुछ बोलते, दिनेश ने निराय और पश्चाताप भरी नजरों से सबको देखा और अपना चेहरा पकड़कर वापस सोफे पर बैठ गए। रुधे हुए गले से खुद को संभालते हुए कहा, श्रद्धा बिटिया, मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। तुझे मैं मारना चाहता था, तेरे और तेरी माँ मरने की दुआ मांगता था। मैं हमेशा राजीव को बोलता रहता था, उमा को छोड़ दे, उसने तुझे निर्वंशी कर दिया और दूसरी शादी कर ले। लेकिन तेरा बाप भी एक नंबर का जिद्दी, उसने साफ साफ कह दिया, कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी और बच्चे को साथ नहीं छोड़ूंगा। तू जन्म के समय से पहले ही हो गई थी। डॉक्टर ने हमें उस समय बताया कि अब उमा कभी माँ नहीं बन पाएगी। उसकी भी हालत बहुत नाजुक है और तुझे शीशे में रखा उन लोगों ने। मैंने कहा राजीव से, उसके इलाज में पैसे मत खर्च कर। लड़की है, मरती है तो मरने दे। माँ बेटी को तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा मैं, जो बेटा जन्म दे सके। मुझे तो सिर्फ 2 बेटे ही थे, शायद इसीलिए राजीव का दर्द नहीं समझ पा रहा था। मैंने कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे ये घर छोड़ना होगा अभी, और प्रॉपर्टी में भी तेरा हिस्सा नहीं। राजीव उमा चाहते तो कानूनी सहारा ले सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया और चुपचाप घर छोड़ दिया। आज ऊपर वाले ने मुझे मेरी ही लाठी से मारा है। सीता ने हमेशा मुझे सही राह दिखाई, लेकिन मेरी आंखों पर 2 बेटों के पिता होने के अहंकार की पट्टी बंधी थी। आज जब बेटे बड़े हो गए तो मैंने उन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और उन लोगों ने वहाँ मुझे बिना बताए शादी करके बस भी गए। 10 साल बाद आए थे, वो भी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने और बेचकर विदेश ले जाने। अरे सीता, पेपर तो देना। सीता ने प्रॉपर्टी के पेपर दिए तो दिनेश ने कहा, ये रहा तेरा और मेरी बेटियों का प्रॉपर्टी में हिस्से का कागजात। फिर मैंने बंटवारा कर दिया, तू अपना हिस्सा लेने कभी नहीं आता। सीता ने कहा कि हम चलेंगे कागजात देने, तो मैंने उससे कहा कि क्या वो हमसे मिलेगा? तो सीता ने बड़े विश्वास से कहा, सुनिए जी, राजीव उमा दिल के बहुत अच्छे हैं, आप चल के तो देखो एक बार। मेरे भाई, तू निर्वंशी नहीं है। सीता सही थी। जिस आंगन में खुशियों की संस्कारों की किलकारियां गूंजती हैं, वो घर कभी निर्वंशी नहीं होता, फिर चाहे वो किलकारियां बेटी की हो या बेटों की। पूरी बात सुनते श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को संभाला और आज उसे अपने माँ पापा पे पहले से भी ज़्यादा गर्व था कि उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। आज मेरा घर आंगन सूना है। वंश होते हुए भी मैं निर्वंशी सा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कोई शुद्ध लेने वाला नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे वंश का।
राजीव ने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, आपने ऐसा कैसे सोचा? अभी आपका भाई जिंदा है और मेरी बेटियां भी तो आपकी बेटी ही हुई ना। दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ इतना है कि बच्चे के जन्म के समय ही यह तय ना कर लें कि बेटा है तो सहारा बनेगा, बेटी है तो बोझ है। ये पूर्णतः आपकी परवरिश, आसपास का परिवेश और संस्कारों पर निर्भर करता है। जो बच्चा अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा खुशी खुशी करे, सही मायने में वही वंश कहलाने का अधिकारी होना चाहिए, फिर चाहे बेटा हो या बेटी।